हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट इट इट। आज की क्लास में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से रिलेटेड गणित विषय में जितने भी आपके अभी तक 2023 से लेकर 2017 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के जो बहुविकल्पी प्रश्न अभी तक आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों को आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, गणित विषय आपका 25 नंबर का रहेगा, जिसमें से पास करने के लिए आपको 12 नंबर की मात्र आवश्यकता होती है। यदि आप 12 नंबर ले आते हैं तो आप गणित विषय को पास कर जाते हैं। यदि 12 से आपके 11 नंबर यदि आते हैं तो आप फिर फेल हो जाते हैं, अर्थात आपकी यहाँ पे बैक लग जाती है। इसलिए बैक लगने से आप अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि गणित विषय में 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। इसलिए इन 5 बहुविकल्पी प्रश्न को आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। प्रश्न में आप देखेंगे कि यहाँ पे योज्य प्रतिलोम दिया हुआ है और यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले योज्य प्रतिलोम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, याद रखिएगा। योज्य प्रतिलोम जो होता है वो मान लीजिए कोई संख्या है ए का योज्य प्रतिलोम जो होता है इसी का विपरीत होता है, अर्थात -a योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे दूसरी संख्या दी है 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें यदि हम माइनस चिन्ह इस प्रकार से लगा दें तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अर्थात जो दी हुई संख्या होती है उसी का विपरीत यदि हम जोड़ते हैं तो योग हमें 0 प्राप्त होता है, तो ये योग प्रतिलोम के बराबर आ जाता है। तो इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम, यहाँ पे पहले योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो 3/4 है। इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसमें माइनस का चिन्ह आगे लगा देंगे और ये 3/4 ये हमारा योज्य प्रतिलोम निकल के आएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम आपको मालूम होगा कि जो दी हुई संख्या होती है इसी दी हुई संख्या का यदि हम 1/2 यानी कि इसी का विपरीत कर देते हैं तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अर्थात ये जो 2 × 1/2 इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर 1 इसका मान आना चाहिए, तो वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे दूसरी संख्या यहाँ पे आप ले लेंगे। दूसरी संख्या मान लीजिए कोई यहाँ पे दी हुई है 3/4, ये 3/4 कोई संख्या दी हुई है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका आएगा 4/3। अर्थात ये जो संख्या थी इसी संख्या का हम उल्टा कर देंगे तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। और इन्हीं का जब हम देखिए गुणा कराएंगे 3/4 × 4/3 तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मान 1 निकल के आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है इसका मान 1 निकल के आता है। और जबकि योज्य प्रतिलोम में जब हम कोई चीज़ विपरीत करते हैं तो उनको जोड़ने पर वैल्यू जो होती है 0 निकल के आती है। तो यहाँ पे हमारा योज्य प्रतिलोम -3/4 निकल के आया था, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा माइनस लगा रहेगा और दी हुई संख्या का यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे, अर्थात इसका विपरीत कर देंगे तो -4/3 इसका यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो -4/3 देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको स्थानीय मान के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है। अंतर का अर्थ होता है माइनस, अर्थात 2 संख्याओं को यहाँ पे घटाना है, और योगफल का अर्थ होता है दी हुई संख्याओं को यहाँ पे जोड़ना है। योगफल का गुणनफल यहाँ पे कह रहा है, गुणनफल का अर्थ होता है गुणा, अर्थात जो भी संख्या आएंगी उसका गुणा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दी हुई संख्या का स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका अंतर करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर उन्हें यहाँ पे गुणनफल अर्थात गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 455 संख्या दी हुई है कि पहले 5 तथा दूसरे 5 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले आप स्थानीय मान को समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई संख्या दी हुई है 2, 3, 4, 5, इसका स्थानीय मान क्या होगा। यदि आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इंटू 1 करेंगे और बराबर यहाँ पे 5 इसका निकल के आएगा। अर्थात ये आपका इकाई हो गया, 4 दहाई हो गया, 3 सैकड़ा हो गया और यहाँ पे 2 जो है हजार के स्थान पे आएगा। यदि 4 का स्थानीय मान पूछा जाता तो यहाँ पे आप 4 लिखते, इंटू अब ये देखेंगे इकाई दहाई के स्थान पे आ रहा है और दहाई का अर्थ होता है 10, तो यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो इसका मान यहाँ पे 40 निकल के आता। इसी प्रकार से ये 3 लिखा हुआ है, 3 का यदि स्थानीय मान पूछा जाता तो यहाँ पे 3 लिखा जाता, इंटू यहाँ पे देखेंगे इकाई दहाई
3 सैकड़े के स्थान पे आ रहा है और सैकड़ा का अर्थ होता है 100, तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 300 निकल के आएगी। इसी प्रकार से 2 है, 2 का स्थानीय मान देखेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे 2 आ रहा है और हजार का अर्थ होता है 1000, तो इसमें 1000 का इस प्रकार से गुणा कर देंगे और इसका मान निकल के आता है 2000। तो ये आपका स्थानीय मान हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या आपकी दी हुई है वो है 455। 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 का पहले स्थानीय मान निकालेंगे। पहले 5 का यहाँ पे स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 5 स्थानीय मान निकल के आएगा। दूसरे 5 का स्थानीय मान निकालेंगे यहाँ पे तो 5 इंटू ये देखेंगे इकाई, दहाई के स्थान पे है अर्थात 10 का गुणा करेंगे और इसका मान 50 निकल के आएगा। तो यहाँ पे पहले 5 का मान 5 निकल के आया और दूसरे 5 का मान यहाँ पे 50 निकल के आया। आपके अंतर, अब इनका अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 50 माइनस 5 करेंगे तो मान कितना यहाँ पे निकल के आया 45 के अंतर एवं योगफल। देखिए अंतर इसका 45 निकल के आया है। आप इस दी हुई संख्या का यहाँ पे योगफल करेंगे तो योगफल करेंगे 50 प्लस 5 बराबर ये आएगा 55। ये आपका इसमें योगफल निकल के आया का गुणनफल। अब ये जो संख्या पहले ये संख्या अंतर निकल के आया, अब ये दी हुई संख्या का योगफल निकल के आया है। इनका आप गुणनफल निकालेंगे अर्थात यहाँ पे 45 इंटू 55 ये इसका गुणनफल हो जाएगा। जब इसका यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे गुणनफल करने पर 45 इंटू 55। याद रखिएगा गुणनफल इसका इस प्रकार से कीजिएगा जैसे आप कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब आप इसी प्रकार से अपने वहाँ पे एग्जाम हॉल में कॉपी में लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और किसी ट्रिक के माध्यम से यदि यहाँ पे आपको गुणा करते हैं तो फिर आपके नंबर वहाँ पे काट लिए जाते हैं। आपका आंसर चाहे आपका सही निकल के आए, लेकिन यदि आपने बिल्कुल बेसिक मेथड नहीं लगाया गणित में तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो गुणा करने की विधि होती है 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25 हासिल 2 लगेगा, 5 का गुणा 4 में करेंगे 5 चौक 20 और 2 यहाँ पे हासिल वाले 22 हो जाएंगे। इस 5 के नीचे कट का निशान लगाएंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे 5 25 5 चौक 20 और 2 22। यहाँ पे इस प्रकार से इनको ऐड करेंगे 5 5 2 7 5 2 2 2 4 हो जाएगा और ये 2 मान निकल के आया 2475। ऑप्शन में देखेंगे 2475 ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है, ये आपका इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे संख्या 0 का रोमन अंक होगा। ऑप्शन आ 0, ऑप्शन बा जेड, ऑप्शन सा यस, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको रोमन अंक ज्ञात होना चाहिए। आइए देखते हैं कि रोमन अंक किन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये यहाँ पे रोमन अंक की ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में यदि देखेंगे तो जो संख्या 1 होती है, 1 को यहाँ पे आई से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, 2 को 2i से प्रदर्शित किया जाता है, 3 को इस प्रकार से लिखा जाता है और 4 को i और ये 5 के तरीके इस प्रकार से लिखते हैं। 5 को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, 6 को आप देख सकते हैं, 7 8 9 10, 10 को यहाँ पे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो 11 होता है उसको यक्ष आई से प्रदर्शित करते हैं, 20 को डबल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, 30 को ट्रिपल एक्स से, 40 को यहाँ पे यक्ष यल से प्रदर्शित करते हैं, 50 को यल से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा 10 यहाँ पे 1 से 10 तक ये आपको सभी याद होने चाहिए और 10 को यहाँ पे एक्स से प्रदर्शित करेंगे। 10 के बाद जो 20 संख्या होती है 20 को यहाँ पे 10 प्लस 10 लिखा जाता है, इसलिए इसका यक्स और ये यक्स मिलके यहाँ पे डबल एक्स हो जाता है, इसलिए 20 को डबल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो संख्या 30 होती है 30 को भी इसी प्रकार से काउंट किया जाता है, यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये यहाँ पे ट्रिपल एक्स हो जाता है। तो 30 को ट्रिपल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और 40 जो होता है 40 जब लिखेंगे तो 40 को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे 50 माइनस 10 करते हैं। तो 50 को देखेंगे 50 यल से प्रदर्शित किया जाता है तो इसका यल हो जाता है और 40 को एक्स से प्रदर्शित करते हैं तो ये एक्स हो जाता है। और ये जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा पहले रहती है, इसलिए यक्स और यल इस प्रकार से 40 को एक्सल से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद 50 को याद रखिएगा, 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है 60 जब संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो इसको 50 प्लस 10 या फिर हम 10 प्लस इसको 50 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 60 को हम 10 प्लस 50 भी लिख सकते हैं। तो 10 को यहाँ पे यक्ष से प्रदर्शित करेंगे और 50 को यल से प्रदर्शित करते हैं। किंतु इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो छोटी वैल्यू होती है
वो यहाँ पे जब जोड़ा जाता है कोई भी संख्या तो छोटी वैल्यू बड़ी संख्या के बाद लिखी जाती है, अर्थात बड़ी संख्या पहली यल पहले लिखा जाएगा और छोटी संख्या बाद में लिखा जाएगा। ये जोड़ते वक्त इस प्रकार से छोटी संख्या बाद में लिखी जाती है, जबकि जब घटाते हैं तो यही छोटी संख्या इसके पहले आ जाती है, जैसे आपने यहाँ पे 40 में देखा था। इसी प्रकार से यहाँ पे 70, 80, 90 का आप देख लीजिएगा। 100 का याद रखिएगा, 100 का सी होता है, और यहाँ पे 500 का याद रखिएगा डी से प्रदर्शित करते हैं और 1000 को यम से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे हमने 60 से यहाँ पे आपको दर्शा दिया है कि 1 को आई से, 5 को इस प्रकार से वी से, 10 को यक्स से, यल को 50 से, 100 को सी से और 500 को डी से और 1000 को यम से प्रदर्शित करते हैं। ये रोमन संख्या आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न इससे रोमन संख्या से आपके हर वर्ष पूछे जाते हैं। और विशेषकर ये जो लिस्ट है, ये नीचे वाली, ये आपको याद होनी चाहिए, और ये वाली जो लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। यदि आप इतने याद कर लेते हैं तो रोमन संख्या आप सभी रूप से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यदि आप 1 से लेकर 100 तक रोमन संख्या देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिस्ट आपको दिखा दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। सभी एक तरफ से हमने यहाँ पे रोमन संख्या को आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न था, संख्या 0 का रोमन अंक होता है। तो आपने अभी 1 से लेकर 1000 की लिस्ट रोमन संख्या के देखी, वहां पे कहीं पे भी 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं दिया हुआ था, अर्थात 0 को किसी भी रोमन अंक से प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का मान होगा। ऑप्शन ए 25.34, ऑप्शन बा 25.304, ऑप्शन सा 25.034, ऑप्शन दा 25.0034। तो इसको करने का पहला एक बेसिक तरीका है और दूसरा एक ट्रिक के माध्यम से है। तो बेसिक तरीका देखेंगे तो वैल्यू दी हुई है 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। तो इसका जब हम यहाँ पे 25 का यहाँ पे 1 मान लेंगे और एलसीएम इसका यहाँ पे 1000 ले लेंगे, तो 1 का भाग 1000 में देंगे तो 1000 भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1000। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 100 का भाग 1000 में देंगे तो ये यहाँ पे 10 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 गुणे 10 हो जाएगा। प्लस 1000 का भाग 1000 में देंगे तो ये 1 बार जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो 25000 यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसका मान पहले आ जाएगा 25000, प्लस 3 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 30, प्लस 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 1000। 30 4 34 हो जाएगा और 25000 में जब 34 यहाँ पे ऐड किया जाएगा, इसे आप ऐड कर लीजिएगा। तो जब 25000 में 34 ऐड करेंगे तो ये आएगा 25,034, अर्थात 25034 बटे वैल्यू नीचे आ जाएगी 1000। अब यहाँ पे 1000 का भाग जब इसमें देंगे, ये जो आपकी वैल्यू आई थी 25,034, इसमें जब हम 1000 का भाग देंगे तो याद रखिएगा नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक बाद दशमलव लग जाता है। नीचे देखेंगे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आए वो 25.034 निकल के आएगा। और ये देखेंगे किसी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 25.034 ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक तरीका। यदि ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे दी हुई थी 25 प्लस 100 का भाग जब किसी संख्या में देते हैं, मान लीजिए 3/100 था ये, 100 का भाग जब किसी संख्या में देंगे तो जितने नीचे जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक पहले जीरो लगता है। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे केवल एक ही अंक है तो दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद 3 अंक लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक हो गए और यहाँ पे 2 अंक हो गए, अर्थात 3/100 का मान 0.03 निकल के आया। तो यहाँ पे ये 25 था प्लस यहाँ पे 0.03 यहाँ पे मान निकल के आया और 4/1000 इसका मान था। तो यहाँ पे नीचे देखिए 3 जीरो हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और दशमलव चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 3 जीरो हैं तो यहाँ पे 1 2 जीरो लगा देंगे और 1 अंक यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ये देखिए 3 अंक यहाँ पे हो गए। तो अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये देखिए 25.034 ये इसका मान निकल के आ गया। ये हो गया इसका ट्रिक के माध्यम से। इस प्रकार से डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा
100 का या 10 का जितना भी भाग जब करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे दी हुई है 1/10, 10 का भाग जब इसमें 1 में देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, अर्थात यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, उसके बाद 1 लिख दिया जाएगा। यहीं पर अगर 1 यहाँ पे 100 दिया होता तो यहाँ पे 2 0 थे तो 2 अंक पहले दशमलव लगता है, तो यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक अंक दिया है 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसका मान ये निकल के आएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे 1/1000 दिया होता और यहाँ पे देखेंगे 3 अंक 3 0 नीचे हैं, तो ऊपर जब इसको मान निकालेंगे तो दशमलव लगाएंगे और 2 0 बढ़ाते हैं और एक अंक यहाँ पे जो दिया होता है वो लिख देते हैं। इस प्रकार से इनका मान यहाँ पे निकाला जाता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती? रोमन अंक आपने अभी देखा, रोमन अंक की लिस्ट, उसमें किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? ऑप्शन आ एक्स, ऑप्शन बा सी, ऑप्शन सा आई, ऑप्शन द यल। इसमें देखेंगे किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, तो इसमें जो यल होता है, ये जो यल होगा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। आपने अभी देखा था लिस्ट में यक्स जो होता है, यक्स का मान 10 होता है और यहाँ पे देखा था 2x भी आ सकते थे, 3x भी आ सकते थे। 2x का मान 20 होता है और 3x का मान 30 होता है, तो यहाँ पे 2 बार इनकी पुनरावृत्ति हुई, यहाँ पे 3 बार पुनरावृत्ति हुई, तो यक्स आ सकता है। और यहाँ पे सी का अर्थ होता है 100 यहाँ पे देखेंगे, इसको हम डबल सी भी लिख सकते हैं, इसका मान यहाँ पे 200 हो जाएगा, या इसे ट्रिपल सी भी लिख सकते हैं, इसका मान यहाँ पे 300 हो जाएगा, तो इसका भी देखेंगे पुनरावृत्ति हो सकती है। और ये जो आई होता है, आई का अर्थ होता है 1, इसे यदि 2 बार इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है 2, और इसको यदि 3 इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है 3, अर्थात इसकी भी पुनरावृत्ति हो सकती है। किंतु ये जो एल होता है, एल का मान होता है 50 और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यल को हम इस प्रकार से डबल यल नहीं लिख सकते, या इसको यहाँ पे ट्रिपल एल इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आपने देखा रोमन अंक से यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए एक ही वर्ष के पेपर में, इसलिए रोमन अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में आते हैं। जो आपको लिस्ट दी गई है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, रोमन अंक से उससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। इसी के साथ आपके 2023 का पेपर के जो प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। आप देखेंगे 2022 के पेपर के सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? तो स्थानीय मान आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थानीय मान निकालना आपको आना चाहिए। यहाँ पे संख्या दी हुई थी 70,560, तो यहाँ पे जो संख्या है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल का अर्थ होता है यहाँ पे गुणा, तो पहले 5 और 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर उनका यहाँ पे गुणा करेंगे। तो जो ये 70,560 में 5 का यहाँ पे स्थानीय मान निकालेंगे, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 5 आएगा, इंटू यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे 5 है, सैकड़ा का अर्थ होता है 100, तो यहाँ पे 100 को गुणा करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 500। इसके बाद अंक 6 के स्थानीय मान निकालना था, तो 6 ये था, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे, तो 6 इंटू ये देखेंगे इकाई दहाई के स्थान पे है, तो दहाई का अर्थ होता है 10, 10 का गुणा करेंगे तो मान निकल के आएगा 60, तो ये वैल्यू निकल के आई 500 और ये आई 60। अब इसका गुणनफल निकालना था, तो यहाँ पे 500 इंटू 60 कर देंगे, इसका गुणा करेंगे 56 30 और 3 0 ये आ जाएंगे, अर्थात 30,000 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। 30,000 ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 0.5 का 4% कितना होता है? यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 0.5 और का अर्थ होता है यहाँ पे गुणा, और 4% यहाँ पे 4% का अर्थ होता है नीचे यहाँ पे आ जाता है 100। ये जो परसेंट इस प्रकार से चिन्ह होता है, इसका अर्थ होता है 1/100, तो 1/100 का यहाँ पे गुणा करेंगे। इसके बाद ये जो दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का यहाँ पे भाग हो जाएगा। इसके बाद 5 का भाग इसमें देंगे, 5 दूनी 10, 2 से इसके काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 का भाग इसमें करेंगे तो 2 पंचे 10 अथा 50, ये मान निकल के आया 1/50। अब 50 का भाग जब हम 1 में देंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी
0.10 हो जाएगा, भाग न खाए बिंदी 100 हो जाएगा, 25 दूनी 100, 0.02 अर्थात 0.02 ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। इसे पुनः देख लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आया 0.5 का 4% कितना है, तो यहाँ पे 0.5 लिखेंगे। इसके बाद ये जो का होता है, का अर्थ गुणा होता है, तो गुणा का निशान लगाएंगे। 4% है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और परसेंट को जब हम लिखते हैं तो याद रखिएगा परसेंट का अर्थ होता है 1/100, और यहाँ पे 4 इंटू 1/100 करेंगे तो 4 के नीचे यहाँ पे 100 का इस प्रकार से भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये दशमलव होता है, इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 5 चौको 20, और नीचे आ जाएगा 10 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1000। इसके बाद ये 0 से देखिए ये 0 कट जाएगा, तो 2 बटे वैल्यू निकल के आएगी 100, 2 का भाग इसमें देंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1/50, और जब 1/50 का भाग करेंगे, यहाँ पे 50 का भाग जब हम 1 में देंगे तो इसे देखिए किस प्रकार से देंगे। पहले तो 50 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, इसके बाद 1 0 बढ़ाएंगे। अब भाग नहीं जा रहा है तो भाग न खाए बिंदी, अर्थात यहाँ पे 1 0 रखेंगे और यहाँ पे भी 1 0 बढ़ाएंगे। अब 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो ये 100 देखिए यहाँ पे पूरा चला गया, अर्थात आंसर कितना निकल के आया 0.02। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.02, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं उसमें याद रखिएगा एक फार्मूला होता है मासा इंटू लासा। मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपका फार्मूला होता है। मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पे मासा देखेंगे तो 35 दिया हुआ है तो ये 35 हो जाएगा, इंटू लासा 525 है तो ये 525 हो जाएगा, बराबर उनमें से एक संख्या 175 है, अर्थात पहली संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या यक्स मान लेंगे। अब यहाँ पे इसे यहाँ पे काटेंगे तो देखिए 5 का भाग करेंगे तो 5 7 35, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो 5 ये 15, 2 बचा 25 हो गया, 5 25 ये निकल के आया। इसके बाद 7 का भाग इसमें करेंगे तो 7 पना 35 निकल के आएगा, 5 का भाग इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, 0 5 25, अर्थात 105 इसका मान निकल के आएगा। राइट आंसर हो जाएगा 105। एक बार पुनः देख लीजिए, मासा और लासा दिया है तो मासा था 35 इंटू लासा था 525 बराबर एक संख्या 175 थी, अर्थात पहली संख्या 175 और दूसरी संख्या यहाँ पे हो गई यक्स। अब जिसको इस प्रकार से काटना नहीं आता वो क्या कीजिएगा, यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकालना है तो इसके साथ जो भी संख्या यहाँ पे देखिए गुणा में है तो गुणा की वैल्यू जब बराबर के इस तरफ लाते हैं तो ये यहाँ पे भाग में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 35 इंटू 525 बटे 175 बराबर यहाँ पे बचेगा यक्स। अब इसे आप काट लीजिए, हल करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 105 निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि x माइनस 2 बराबर 1 है तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान क्या होगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो x माइनस 2 बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो -2 है इसको बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाता है, तो x बराबर 1 + 2 हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 3। x का मान यहाँ पे 3 निकल के आया, और यहाँ पे जो समीकरण दिया है वो दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख देंगे तो 3 इंटू यक्स का देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू यक्स की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 2। अब 9 को गुणा 3 में करेंगे तो 9 18 9 27 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 प्लस 2, और इन सबको अब ऐड कर देंगे तो 5 2 7 7 7 14 और 2 1 3 1 4, अर्थात इसका मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 44। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 44, ऑप्शन नंबर बा सही होगा। 2017 के पेपर का पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग होता है। ऑप्शन आ 1 समकोण, ऑप्शन बा 2 समकोण, ऑप्शन सा 3 समकोण, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, और 180 अंश एक समकोण, और यहाँ पे याद रखिएगा समकोण का अर्थ होता है 90 अंश।
90 अंश समकोण का अर्थ होता है, तो हमें चाहिए कितना 180 अंश। तो एक समकोण का अर्थ हो गया मात्र 90 अंश, दो समकोण का अर्थ हो गया 90 प्लस 90, अर्थात इसका मान निकल के आया 180 अंश। तो ये 180 अंश और यहाँ पे था अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है 8365 में 3 का स्थानीय मान होगा। संख्या दी हुई है 8365, इसमें हमें 3 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे 3 आ रहा है, सैकड़ा का अर्थ होता है 100, तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा। मान इसका कितना निकल के आया 300, तो 300 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा में देखेंगे 300 दिया हुआ है, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। तो कौन सी संख्या ऐसी है या कौन सा जोड़ा ऐसा है जो एक दूसरे का विपरीत है या एक दूसरे के उल्टे दिए हुए हैं। विपरीत का अर्थ होता है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 2, 2 का विपरीत निकालेंगे तो 1/2 निकल के आएगा, अर्थात इनका जब गुणा कराते हैं तो वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए, 1 निकल के आनी चाहिए। जैसे कोई संख्या दी हुई है 3/2, तो 3/2 का विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत होगा 2/3, अर्थात दी हुई संख्या का उल्टा कर देंगे, तो ये होगा व्युत्क्रम या विपरीत। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 1/3 और 3/9 है। यदि 1/3 का विपरीत देखेंगे तो इसका विपरीत आएगा 3/1, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसे काटेंगे 3 त्रिका 9, यहाँ पे वैल्यू इसकी 1/3 ही निकल के आएगी, अर्थात ये सेम ही वैल्यू दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर आ गलत होगा। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 1/5, 1/5 का जो विपरीत होगा वो केवल 5 निकल के आएगा, अर्थात 5/1 होगा। यहाँ पे दूसरी संख्या 5/10 है, 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, अर्थात ये वैल्यू 1/2 दी हुई है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर द, ये है 4/8, 4 का भाग 8 में देंगे तो यहाँ पे 1/2 निकल के आएगा। सेकंड जो वैल्यू दी है वो भी 1/2 है, ये दोनों सेम है, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ पे पहली जो वैल्यू है वो 5/6 दी हुई है, और इसका विपरीत होगा, हम निकालेंगे तो 6/5 आएगा, और दूसरी वैल्यू भी 6/5 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2.4 गुणे 0.5 का मान क्या होगा। वैल्यू दी हुई है 2.4 गुणे 0.5, इसका सिंपल से हमको यहाँ पे गुणा कराना है। तो 5 का गुणा 4 में कराएंगे, 5 चौक 20, हासिल 2 लगेगा। 5 का गुणा 10 में कराएंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 हासिल थे तो 10 और 2 हो गए 12, ये 120 वैल्यू निकल के आई। किंतु यहाँ पे मेन चीज है दशमलव का, तो यहाँ पे देखेंगे 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 1 अंक बाद दशमलव है, तो टोटल कितने अंक बाद दशमलव हो गए, तो टोटल 2 अंक बाद दशमलव हो गए, क्योंकि 1 अंक आपका 5 हो गया, 1 अंक 4 हो गया, तो 2 अंक ये हो गए, और 2 अंक पहले दशमलव हमको लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला अंक, दूसरा अंक, 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, अर्थात 1.20 इसका आंसर आएगा। 1.20 देखेंगे ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन मेन चीज यहाँ पे था दशमलव का, जो कि दशमलव में ही स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। राइट आंसर हो गया 1.20 का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान होगा। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5x प्लस, इसके बाद ये 7x माइनस 3, और ये वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है, तो ये 5x है प्लस 7x माइनस 3, तो इसे जब हम यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो 5x प्लस ये हो जाएगा 7x माइनस 3। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे घात भी बराबर है, तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 12, और ये आ जाएगा x माइनस 3 वैसे ही लिखा रहेगा, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 3। ऑप्शन नंबर में देखेंगे 12x माइनस 3 ऑप्शन नंबर सा में है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बृहत कोण है। ऑप्शन आ 135 अंश, ऑप्शन बा 88 अंश, ऑप्शन सा 305 अंश, ऑप्शन दा 180 अंश। और ये 2017 में पूछा गया अंतिम प्रश्न कि बृहत कोण क्या होता है। बृहत कोण प्रश्न पूछा गया था, उससे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यून कोण किसे कहा जाता है। तो न्यून कोण याद रखिएगा, 0 से 90 अंश के बीच का जो वैल्यू होती है वो न्यून कोण के अंदर आता है, अर्थात 90 अंश से जो भी छोटा मान होता है वो न्यून कोण के अंतर्गत आता है। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 अंश से 180 अंश के बीच की जो वैल्यू होती है, अर्थात जो वैल्यू 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, वो अधिक कोण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट होता है समकोण किसे कहते हैं,
तो ठीक 90 अंश को हम समकोण कहते हैं। अर्थात जब सीधे 90 अंश लिखा होगा तभी वो समकोण बनेगा। यहाँ पे 89 लिख दिया तो यहाँ पे समकोण ना होकर वो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 89 लिखने पर न्यून कोण यहाँ पे फिर बन जाएगा। और 90 के बाद यदि यहाँ पे 91 डिग्री लिख दिया गया तो 91 डिग्री का अर्थ है कि वो फिर क्या हो गया, अधिक कोण के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए जब ठीक 90 अंश लिखा होगा तभी वो समकोण होगा, और 0 से 90 के बीच होने पर न्यून कोण होगा, और 90 से 180 अंश के बीच की वैल्यू होने पर ही अधिक कोण होगा। इसके बाद सरल कोण किसे कहते हैं, तो ठीक 180 अंश से जब लिखा होगा, अर्थात जब ऑप्शन में 180 अंश से लिखा होगा तब वो सरल कोण होगा। यदि 180 अंश से पहले 179 लिखा हुआ है तब फिर वो अधिक कोण में चला जाएगा, और यदि 181 लिखा हुआ है तो वो फिर बृहद कोण के अंदर चला जाएगा। इसलिए याद रखिएगा 180 अंश को सरल कोण कहते हैं, 90 अंश को समकोण कहते हैं। यदि पूछा जाए कि बृहद कोण किसे कहते हैं, तो 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश के अंदर, अर्थात 180 से 360 के बीच का जो मान होता है वो बृहद कोण के अंतर आता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि बृहद कोण इनमें से कौन से होगा, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। इसके बाद एक और होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, ठीक 360 अंश को पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा समकोण 90 अंश को समकोण कहते हैं, सरल कोण 180 अंश को सरल कोण कहते हैं, उसी प्रकार से पूर्ण कोण 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं, और न्यून कोण, अधिक कोण और बृहद कोण को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से बृहद कोण है, तो बृहद कोण क्या होता है, 180 अंश से वैल्यू इसकी ज्यादा हो और 360 अंश से वैल्यू इसकी कम हो। अर्थात 180 अंश और 360 के बीच के मान को यहाँ पे हम बृहद कोण कहेंगे। यदि बात की जाए 135 अंश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 135 अंश से देखेंगे ये यहाँ पे बृहद कोण के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसका मान 180 अंश से कम है। यदि 88 अंश से देखेंगे तो ये तो 90 अंश से ही कम है, और 180 अंश से देखेंगे तो 180 अंश को हम सीधे सरल कोण कहते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। तो 180 और 360 के मध्य का जो मान दिया हुआ है वो देखेंगे 305 दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, अर्थात बृहद कोण ऑप्शन नंबर 100 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं कि अभाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे भाज्य, अभाज्य तथा सहभाज्य किन्हें कहते हैं। भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, और अभाज्य को प्राइम नंबर, और सहअभाज्य को को प्राइम नंबर कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक से तो भाग चली जाएं बल्कि इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। जैसे उदाहरण देखेंगे 4, 6, 8, 9। यदि बात की जाए 4 की, तो 4 देखेंगे किससे किससे विभाजित होगा, ये देखिए 1 का भाग भी 4 में चला जाएगा, 2 का भाग भी 4 में चला जाएगा, और 4 का भाग तो चला ही जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे एक से अधिक इसके क्या, एक से अधिक संख्याओं से ये विभाजित होता है। उसी प्रकार से यदि 6 की बात की जाए तो 6 देखेंगे 1 से विभाजित होगा, 2 का विभाग चला जाएगा, 3 का विभाग चला जाएगा, और 6 का विभाग चला जाएगा। अर्थात एक से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, तो जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो केवल या तो स्वयं से विभाजित हों या केवल 1 से विभाजित हों। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी क्या हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। यदि यहाँ पे 5 की बात की जाए तो 5 देखेंगे ये 1 से विभाज्य होगा और स्वयं 5 से विभाज्य होगा। इसके अतिरिक्त ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। अर्थात जिनके केवल 2 ही संख्याओं से विभाज्य हो, एक तो 1 से और एक स्वयं की संख्या से, तो वो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखेंगे सहअभाज्य संख्या, जिन 2 संख्याओं का मासा 1 होता है ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात कोई भी 2 संख्याएं दी हुई हैं और उनका मासा 1 हो, अर्थात कोई भी 2 संख्याएं आपस में मिल ना रही हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे 7, 13 दिया हुआ है, 7 और 13, 7 और 13 बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हुए। 7 केवल 1 से विभाजित होगा, 13 1 से विभाजित होगा, और इन दोनों का कॉमन केवल 1 होगा।
तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य किन्हें कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न को। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो अभाज्य संख्याएं जो केवल 1 से विभाज्य हो और स्वयं की संख्या से दी हुई संख्या से विभाज्य हो। तो यहाँ पे देखेंगे यदि 81 और 83 की बात की जाए तो 81 संख्या 1 से विभाज्य होगी, साथ में 81 जो है वहां पे देखिए 3 से विभाजित होती है क्या, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 7 से नहीं होगी। इसके बाद 9 से, 9 नहीं 81, 9 से होता है 81, स्वयं 81 से भी हो जाएगा। तो ये देखिए 1 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे 83 और 87 दिया हुआ है, तो 83 और 87 भी देखेंगे तो ये 1 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 83 और 89 को, तो 83 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, ये केवल 1 से विभाजित होगी और स्वयं की संख्या से विभाजित होगी। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। 83 और 89 ऐसी दो संख्या हैं जो किन्हीं भी दो संख्याओं से विभाजित नहीं होती, तो ये अभाज्य संख्याएं होंगी। नेक्स्ट है 90 अंश के कोण को कहते हैं। ऑप्शन है न्यून कोण, ऑप्शन ब समकोण, ऑप्शन सी अधिक कोण, ऑप्शन द सरल कोण। अभी आपको बताया कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सरल कोण किसे कहा जाता है। तो जो 90 अंश होता है 90 अंश को समकोण बोला जाता है, और सरल कोण याद रखिएगा 180 अंश को बोलते हैं, और न्यून कोण जो होता है 0 से 90 अंश के बीच की संख्या को यहाँ पे न्यून कोण बोलते हैं, और अधिक कोण जो होता है वो 90 से 180 अंश के मध्य की संख्या को अधिक कोण बोला जाता है। नेक्स्ट है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। ऑप्शन आ परिध, ऑप्शन बा जीवा, ऑप्शन सा चाप, ऑप्शन द त्रिज्या। तो वृत्त के किन्हीं, ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, एक मान लीजिए ये बिंदु हो गए, एक ये बिंदु हो गए, बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखाखंड है इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम जीवा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ये यहाँ पे इस प्रकार से मिलाया जा सकता है या ऐसे भी मिलाया जा सकता है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं से जा रहा हो तो वो उसकी जीवा होती है। ये यहाँ पे इस प्रकार से मिल सकता है, इस प्रकार से मिल सकती है, इस प्रकार से, तो ये सभी क्या है, इसकी जीवाएं हैं। यदि बात किया जाए इसी में तो ये जो रेखा इस प्रकार से जाती है, केंद्र तक केवल जाती है, इसे त्रिज्या बोला जाता है। और ये जो गोलाकार भाग है, इस गोलाकार भाग को परिध बोला जाता है। और चाप किसे कहते हैं, तो ये जो इसमें ये वाला भाग होता है इसको यहाँ पे चाप बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या कौन है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपको क्रमशः 5 से भाग देना है। जो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाए वही 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 5 से विभाज्य होने की संख्या के ट्रिक याद रखिएगा। यदि लास्ट में 0 या 5 दिया हुआ है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे 2543 दिया है, लास्ट में 3 दिया हुआ है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट संख्या है 5678 में देखेंगे अंतिम संख्या 8 है, इसलिए ये भी 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे 5551 है, लास्ट में 1 दिया है, इसलिए ये भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे 3775 है, अंतिम संख्या 5 है, और अंतिम संख्या 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15% का भिन्न रूप होगा। यहाँ पे हमको भिन्न बताना है, तो संख्या जो दी है वो 15% दिया हुआ है। तो परसेंट का अर्थ आपको मालूम है कि परसेंट का अर्थ होता है कि दी हुई संख्या में 100 का यहाँ पे भाग कर देते हैं, तो 15/100 ये हो जाएगा। अब इसमें जब भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 ये 15, 5 का भाग 100 में देंगे तो 5 दूनी 10, 1 0 बचेगा, 0 आ जाएगा। अर्थात मान इसका कितना निकल के आया, 3/20 इसका मान निकल के आया। 3/20 देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 3/20 ऑप्शन नंबर आ में दिया हुआ है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त होगा। तो आपको यहाँ पे अपवर्त और अपवर्तक के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, तो आइए इन्हें देखते हैं। पहले सबसे पहले देखेंगे अपवर्त, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था। अपवर्त को याद रखिएगा, अपवर्त को यहाँ पे गुणज भी बोला जाता है। जैसे कोई संख्या यहाँ पे दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे संख्या दी हुई है 2 के अपवर्त क्या होंगे, तो 2 के अपवर्त का अर्थ होता है 2 के यहाँ के गुणा करते चले जाएंगे। जैसे कि 2 का टेबल होता है 2 4 6 8, इसी प्रकार से 2 का अपवर्त यदि पूछे तो 2 का यहाँ पे टेबल पढ़ते चले जाएंगे, 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से डॉट डॉट। तो ये क्या हो गए, अपवर्त हो गए। अर्थात
किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त यहाँ पे प्राप्त होते हैं। जैसे 2 के गुणज या अपवर्त हमको लिखना था, तो 2 का यहाँ पे हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार से अपवर्त होंगे। 5 के गुणज या अपवर्त पूछे तो आपको जो भी यहाँ पे संख्या दी हुई है उसका यहाँ पे टेबल पढ़िएगा, तो 5 10 15 20। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि 30 के अपवर्त पूछ ले तो 30 के अपवर्त होते हैं 30 60 90, अर्थात इसी का आपको पहाड़ा पढ़ते चले जाना है जो दी हुई संख्या हो। तो अपवर्त ये ध्यान रखिएगा, अपवर्त का अर्थ होता है दी हुई संख्या का पहाड़ा आपको पढ़ना है, अर्थात टेबल यहाँ पे काउंट करना है। इसके बाद देखेंगे अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो संख्या उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। अर्थात दी हुई संख्या 2 है, 2 का यदि आपको अपवर्तक पूछे तो 2 के जो अपवर्तक होंगे, अर्थात 2 के हम किन किन संख्याओं से काट सकते हैं, तो 2 का देखिए हम 1 से काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं, इसलिए 1 और 2 इसके अपवर्तक होंगे। यदि 15 की बात की जाए तो 15 के अपवर्तक देखिए 15 को हम किन किन संख्याओं से काट सकते हैं, तो 1 का पहाड़ा चला जाएगा, 3 का पहाड़ा चला जाएगा, 5 का और 15 का पहाड़ा चला जाएगा। तो एक चीज अपवर्तक में आपने एक चीज नोटिस की, जो संख्या यहाँ पे पूछी जाती है वही संख्या में अपवर्तक यहाँ पे खत्म होता है। जैसे 2 का अपवर्तक यहाँ पे पूछा गया तो 2 का अपवर्तक जब निकालेंगे तो लास्ट संख्या देखिए 2 निकल के आई। इसी प्रकार से 70 का अपवर्तक पूछा गया है तो लास्ट की जो संख्या है वो यहाँ पे देखिए 70 ही निकल के आई है। अर्थात अपवर्तक में याद रखिएगा जो संख्या पूछी जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 11 का अपवर्तक पूछा गया तो अंतिम संख्या जब इसका अपवर्तक निकालेंगे तो लास्ट में 11 ही आएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट है अपवर्तक रिलेटेड कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। जब यहाँ पे इन संख्याओं का देखिए अपवर्तक निकाला गया तो एक देखिए सबके यहाँ पे पहाड़े में आया है। नेक्स्ट है प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है, अर्थात यहाँ पे दी हुई संख्या 2 थी तो लास्ट में देखिए 2 आया, 15 थी तो यहाँ पे 15 आया, 84 था तो लास्ट में 84 आया, अर्थात प्रत्येक संख्या स्वयं का भी अपवर्तक होती है। नेक्स्ट है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है, अर्थात यहाँ पे हमने देखा कि 8 का अपवर्तक निकालना था तो मात्र इतने ही अपवर्तक आए थे, अर्थात अपवर्तक सीमित होते हैं। जबकि यहाँ पे यदि अपवर्त पूछ लेता, यहीं पे यदि आपके 8 के अपवर्त पूछ लेता तो 8 के अपवर्त आपके हो जाते 8 16 8 9 16 8 के 24। इसी प्रकार से पहाड़ा इसका पढ़ता चले जाएंगे, अर्थात अनंत तक इसको यहाँ पे अपवर्त निकाले जा सकते हैं। जबकि अपवर्तक क्या होते हैं कि सीमित होते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या बाद यहाँ पे अपवर्तक रुक जाते हैं। नेक्स्ट है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा। जो यहाँ पे दी हुई संख्या का अपवर्तक होता है वो उस संख्या के से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। देखिए 15 के अपवर्तक निकाले तो 1 3 5 निकल के आए, तो ये सभी छोटे हैं और 15 क्या है उसके बराबर है, तो अपवर्तक दी हुई संख्या से छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। तो ये हो गए अपवर्त और अपवर्तक से रिलेटेड, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में हर बार इनसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न था 9 का अपवर्त है, तो 9 का अपवर्त का अर्थ होता है इसका गुणा करना है, तो 9 का यहाँ पे पहाड़ा पढ़िए, तो 9 18 27 36 ये इसके क्या हो गए अपवर्त हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। और अपवर्त और अपवर्तक दोनों अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। नेक्स्ट है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो केवल 1 से विभाज्य हो और स्वयं दी हुई संख्या से विभाज्य हो। तो यहाँ पे यदि बात किया जाए 31 की, तो 31 तो एक अभाज्य संख्या है, किंतु यहाँ पे 33 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 33 को देखेंगे तो 1 से भाग चला जाएगा, यहाँ पे 3 का भी भाग चला जाएगा, 11 का भी चला जाएगा और 33 का भी चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे 33 अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से इसमें ये 33 मिल गया तो ये भी नहीं होगी। और यहाँ पे देखेंगे 31 और 39 में, तो 39 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सा इसका सही होगा 31 और 37, क्योंकि 31 जो संख्या है ये केवल 1 से विभाजित होगी और स्वयं 31 से विभाजित होगी, और 37 जो संख्या है ये भी 1 से विभाजित होगी और 37 स्वयं की दी हुई संख्या से विभाजित होगी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं होगी। तो मासा आपको पता होगा कि मासा क्या होता है, जैसे मासा वो संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पे
तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तो मान लेंगे कि ये तीनों संख्याएं x अनुपात 2x अनुपात 3x के अनुपात में है। और मासा यहाँ पे 12 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे मासा अर्थात x का मान 12 दिया हुआ है। तो ये तीनों संख्याएं निकालनी थी, तो x की जगह 12 रखेंगे तो पहली संख्या 12 आएगी। अनुपात यहाँ पे 2 × x है, तो 2 × 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 आएगा। अनुपात 3x है, तो 3 × 12 करेंगे तो 12 3 36, अर्थात मासा इसका 12 24 36, अर्थात संख्याएं 12 24 36 निकल के आएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? अर्थात कुल टोटल 30 बच्चे हैं, 80% पास हो गए, तो कुल टोटल कितने बच्चे पास हुए? तो यहाँ पे बच्चों की संख्या थे 30, 80% बच्चे पास हुए, तो 80 का इसमें गुणा कर देंगे। परसेंट का अर्थ होता है 100, तो इसके नीचे 100 कर देंगे। तो एक जीरो से देखिए ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 × 8, तो 8 तिरका 24। तो राइट आंसर आएगा इसका 24 बच्चे। ये आपका ऑप्शन नंबर आ सही होगा। यदि इसी में पूछ लेता कि किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं, 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात कितने बच्चे यहाँ पे फेल हो गए। तो जब ऐसा प्रश्न आता तो याद रखिएगा कि 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कुल टोटल 100% बच्चे होते हैं, 80% इसमें उत्तीर्ण अर्थात पास हो गए, तो फेल वाले कितने बच्चे बचे हैं? 20 बच्चे बचे हैं। तो जब 20 का पूछा जाता तो यहाँ पे 30 × 20% होता, तो यहाँ पे 100 आ जाता, और ये जीरो से जीरो, इससे ये कट जाता, 3 दूनी 6, अर्थात 6 बच्चे सिर्फ यहाँ पे फेल हुए हैं, और यहाँ पे 24 बच्चे पास हुए हैं। तो 24 और 6 कुल टोटल कितने हो गए? 30 बच्चे आपके निकल के आ गए। तो यदि आपसे फेल और पास पूछा जाए तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 18% का भिन्न रूप होगा, तो यहाँ पे है 18% का अर्थ होता है इसके नीचे 100 का भाग करेंगे। अब इसमें काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, 2 का भाग 100 में देंगे, 2 पंचे 10, अर्थात 9/50 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर द में देखेंगे 9/50 दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं लड़कियों में से एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो कुछ राशि अपने 2 लड़कों और 2 लड़कियों में एक समान बांटता है। यहाँ पे प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। उसके 2 लड़के एवं लड़कियाँ, अर्थात उसके 2 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं, कुल टोटल 4 बच्चे हैं। उसके 4 बच्चों में एक समान भाग में बराबर बांटता है। मान लीजिए ये कोई तरबूज है, इस प्रकार से एक तरबूज को 4 बच्चों में बांटना है, तो 2 बच्चों में बांटेंगे तो इस प्रकार से इसका ये 1/2 भाग होगा, इसका ये 1/2 भाग होगा। ये 2 बच्चों में इस प्रकार हमने बांट दिया, किंतु हमें बांटना है 4 बच्चों में, तो 4 बच्चों में बांटने के लिए बराबर भागों में बांटना है, तो इसको इस प्रकार से और कट करेंगे, अर्थात 1/4 इसका एक बच्चे को देंगे, 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग, सभी बच्चों को 1/4 भाग इस प्रकार से हम वितरित करेंगे। तो राइट आंसर होगा कि एक लड़की का जो हिस्सा आएगा वो 1/4 भाग आएगा। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये समझ में आ रहे हैं तो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान है। ऑप्शन आ 5, ऑप्शन बा 5/10,000, ऑप्शन सा 0.005, ऑप्शन दा 5000। तो यहाँ पे दी हुई संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो आपने अभी पढ़ा था कि 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से संख्या दी हुई है, तो इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का, सैकड़ा का, हजार का, इस प्रकार से निकालते हैं। किंतु यहीं पे वैल्यू इस प्रकार से दी हो कि यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू दी है 2.345 6, तो यहाँ पे दशमलव के बाद की संख्याओं का जब स्थानीय मान निकालते हैं तो ये यहाँ पे दहाई के स्थान पे आता है, ये यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे आएगा, ये यहाँ पे हजारवां मान होता है और ये यहाँ पे 10,000वां भाग होता है। अर्थात 3 का यदि स्थानीय मान पूछा जाता तो इसका स्थानीय मान आएगा 3/10। यहीं पे 4 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 4/100 आएगा।
5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5/1000 आएगा, और ये 6 का पूछा जाता तो 6 बटे यहाँ पे 10,000 इस प्रकार से मान इसका आता, और 2 का पूछा जाता तो इसका स्थानीय मान 2 ही निकल के आता। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू दी हुई है 31.0435, तो यहाँ पे 0.45 में 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो 5 का स्थानीय मान देखेंगे तो ये देखिए दहाई, सैकड़वां, हजारवां और 10,000वां भाग इसका आएगा। तो 5/10,000वां भाग इसका क्या होता है 10, और ये हो गया हजारवां भाग, तो 5/10,000 इसका मान निकल के आएगा। यहीं पे यदि आपको 4 का मान पूछ लेता तो 4 का मान आ जाता 4 बटे, ये देखिए दहाई, सैकड़ा के स्थान पे 4 आ रहा है तो 4 बटे यहाँ पे 100 हो जाता सैकड़ा। तो इस प्रकार से दशमलव के बाद की जो वैल्यू होती है वो बटे में आती है, और इस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5/10,000। नेक्स्ट है संख्या 5 का अपवर्त होगा। अपवर्त का अर्थ क्या होता है गुणज, अर्थात मल्टीप्लाई करना। तो 5 का जब अपवर्त निकालेंगे तो क्या होगा 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, इसी प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर आ गलत होगा, ऑप्शन नंबर बा 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 6 दिया है, ऑप्शन नंबर द 5 दिया है। तो 5 देखेंगे इसमें मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा। 5 का अपवर्त स्वयं 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंक 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कोई भी ये जो 4 अंक दिए हैं ये कोई भी 2 बार न लिखे जाएं, अर्थात 9, 5, 9 इस प्रकार से न लिखे जाएं। तो यहाँ पे देखेंगे अंक दिए हैं 1, 0, 9, 5, और यहाँ पे हमें 4 अंकों की बनने वाली संख्या बता दी है। तो 4 अंकों के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तभी बन पाएगी जब सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो 9 सबसे बड़ा है तो 9 पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 से छोटा यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 से छोटा 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो वैल्यू निकल के आई 9510, और 9510 देखेंगे ऑप्शन नंबर बा में दिया है, ये आपका सही होगा। और 2021 के परीक्षा में पूछा गया, यहाँ पे ये अंतिम प्रश्न है, आइए इसे देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है x² xy² माइनस xy² माइनस x² में सजातीय पद क्या है। सजातीय पद का अर्थ होता है कि जो उनकी घातें हैं वो बराबर होना चाहिए और मान भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे है x² और xy²। तो पहला जो ऑप्शन है वो देखिए x² है और x² है, अर्थात दोनों यहाँ पे समान दिए हुए हैं, इसलिए ये एक सजातीय पद नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे, यदि प्रश्न में देखेंगे तो x² तो यहाँ पे है, किंतु ये जो x² है ये यहाँ पे ऋणात्मक दिया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे x² तो यहाँ पे ये x² देखिए दिया हुआ है, और माइनस x² ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका सही होगा। और घात देखेंगे तो 2, 1, 3 घात इसमें है और 3 घात इसमें दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बा इसका सही होगा। आज के इस क्लास में हमने 2023 से लेकर 2017 तक के सभी पेपरों के प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि वीडियो पसंद आया या नहीं, और हमारे साथ बने रहिएगा। आपके एग्जाम के अभी 2 महीने शेष हैं, आपको डीएलएड की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवा देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकें। तथा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।